गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं। बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत, उपयुक्तवाद के सिद्धांत, उपयुक्तता सिद्धांत की आलोचना, उपयुक्तवाद के सिद्धांत की आलोचना हम बात करेंगे। तो बेंथम ने जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया है वो पूरी तरह से सुखवाद पर आधारित है। उसका जो मूल वाक्य है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक वर्ग छूट जाता है। उसके बारे में बेंथम ने कुछ भी नहीं कहा है। उसने नैतिक परंपराओं का भी खंडन किया है और उसके जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका भी बेंथम ने खंडन किया है। सुख को एक मानसिक भी हो सकता है, इस तरह से ये मान सकते हैं। इसके निम्नलिखित ये चीज़ हो सकती है। नंबर एक ये सुखवादी मान्यता है, ये है नंबर एक है। सुखवादी मान्यता है। दूसरी अधिकतम असंगत है। असंगत है, मट्टी में है इसका। है नंबर 4
मानसिकता की उपेक्षा। व्यक्ति और बेंथम ने अपने उपयुक्तवादी सिद्धांत की आलोचना करने वाले विचारकों ने बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत की आलोचना करने वाले विचारकों ने कुछ इस तरह से किया है कि केवल बेंथम ने केवल सुखवाद की धारणा को मांगा है, हिडोनिज्म को मांगा है। यहाँ पर सुख चाहता है और सब कार्यों में सुख हो, ऐसा भी बात नहीं है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यह भी एक असंगत सा दिखाई देता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है उसका कोई बेंथम ने चर्चा ही नहीं की है। और सुख केवल भौतिक ना करके मानसिक भी होता है, और मानसिक सुख के लिए बेंथम ने कोई विचार अपने नहीं दिए हैं। कई बार भौतिक सुख अच्छा लगता है जबकि उसको उसके पीछे दुख भी छिपा रहता है। बेंथम ने इस बात को भूल गया है और बेंथम भौतिक सुख की बात की है केवल, और जो मानसिक सुख की कोई बात नहीं की है। और बेंथम ये भी कहता है कि सुखों में केवल गुणात्मक मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक कोई अंतर नहीं होता। और बेंथम की गुणात्मक भेद की भी उपेक्षा की है, सुखों की गुणात्मक भेद की भी उपेक्षा की है। सुखों को मापा नहीं जा सकता, सुख किस तरह किस व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। सुखों की कोई गणना नहीं की जा सकती, सुखों को मापा नहीं जा सकता। सुख के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, ना सुख के लिए मेजरमेंट है, ना दुख के लिए मेजरमेंट है। तो बेंथम का ये उपयुक्तवाद का सिद्धांत असंगत ही प्रतीत होता है। नैतिकता की भी उसने उपेक्षा की है, नैतिकता से भी कई बार सुख मिल जाता है, लेकिन बेंथम ने नैतिकता की उपेक्षा की है, नैतिकता की अवहेलना की है। व्यक्ति की उपयुक्तता और समाज की उपयुक्तता दोनों अलग अलग हो सकती हैं। इसके बारे में बेंथम ने कोई विचार नहीं दिए हैं। बहुमत का अत्याचार भी इसमें बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मत का तो कोई विचार है ही नहीं। यहाँ पर बहुमत को, क्यों वहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की अवधारणा है, तो उसमें बहुमत का अत्याचार भी बढ़ सकता है। इस तरह से यह माना जा सकता है जो बेंथम का जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत है उसमें कहीं भी हमें मौलिकता दिखाई नहीं देती है। इस तरह से यह माना जा सकता है, इस तरह से यह माना जा सकता है। सुखवादी मान्यता यह है, बेंथम को उपयुक्तवाद का जनक माना जाता है, किंतु उपयुक्तवादी विचारक विरोधाभास और भ्रम का पिटारा है। उन उपयुक्तवादी विचारों को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। सुखवादी मान्यता जो कि बेंथम के विचारों का आधार है, उनके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस धारणा में सुख और दुख हमारे संपूर्ण आचार और विचार को निर्धारित करते हैं।
निर्धारित करते हैं। और भ्रमपूर्ण यह भी जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है। वो है इन जटिल प्रेरणाओं की जो कि हमारे आचरण को प्रभावित करती है, अवहेलना करता है। सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें, जैसा कि बेंथम चाहता है, समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज सुख प्राप्ति करने की ऐसी होड़ में लग जाएगा। एक प्रकार से सामाजिक संघर्ष से विप्लव आने की संभावना हो जाएगी। वास्तव में मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है। उसकी कुछ मान्यता है और उन मान्यताओं का आधार मानकर मनुष्य को आगे बढ़ता है, चाहे वो कितने ही कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है वो भी असंगत प्रतीत होता है। बेंथम का अनुसार उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, किंतु यह अव्यवहारिक और असंगत है। मान लीजिए आ कार्य से या बा कार्य से ये तय करता है कौन सा कार्य निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि आ कार्य से 10 व्यक्तियों का भला हो रहा है, बा कार्य से 100 व्यक्तियों को लाभ हो रहा है। आ और बा कार्य के सुख की मात्रा समान है। बेंथम अधिकतम सुख अधिकतम संख्या दोनों को चाहता है, परंतु यह स्पष्ट करने का असफल रहता है उसका निर्धारण कैसे किया जाए। अधिकतम सुख पर बल दिया गया है, अधिकतम संख्या पर। असली समस्या यह है दोनों को संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सुख केवल भौतिक ना होकर के मानसिक भी होता है। बेंथम सुख का आधार भौतिकता मानता है, जबकि देशभक्ति, त्याग, सेवा, परोपकार आदि गतिविधियों में दुख उठाकर भी लोगों को मानसिक सुख मिलता है और जो भौतिक सुख से उत्कृष्ट होता है। भगवान महावीर भगवान बौद्ध को भौतिक सुख ही प्राप्त करना था, तो राशि ठाटबाट त्याग कर भीषण कष्ट उठाते हुए जंगलों में न भटकते। देशभक्ति, क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे व्यक्ति फांसी के तख्ते पर झूलते हुए अपूर्व आनंद और गर्व का अनुभव करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भौतिक सुख ही प्राप्त करना होता तो आईएएस से त्यागपत्र न देते। देशभक्ति हेतु कष्ट उठाकर भी जो उन्हें आनंद मिल रहा था। सुखों में बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की जाती है। बेंथम ने सुखों में मात्रात्मक भेद माना है, गुणात्मक भेद नहीं माना है। असली सुख गुणात्मक है। उन्हें स्वादिष्ट भोजन करने या काव्य पाठ करने में जो आनंद मिलता है वह एक जैसा नहीं है। सुखों में मात्रा और गुण की दृष्टि से अंतर है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी गुणों की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। सुखों को मापा नहीं जा सकता। बेंथम के सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सुख दुख को मापने की व्यवस्था की गई है, किंतु व्यवहार में सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी भावना की तीव्रता को निश्चित मात्रा में किसी अन्य भावना को तीव्रता से तुलना कर सकते हैं। तीव्रता को विशेष महत्व दिया जाए अथवा अवधि को। बेंथम इस बारे में कुछ नहीं कहता है। 8 प्रकार के सुखों में से 4 सुखों को घटाने की बात मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम के दर्शन का एक बहुत बड़ा दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम भारतीय 4 वर्ग विचारों में भात आनंद को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानता है और उसकी दृष्टि से धर्म, नैतिकता, अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। बेंथम दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम ये होता है व्यक्ति अत्यंत अवांछित और हानिकारक प्रवृत्ति अपना लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समाज में घोर अव्यवस्था और अनैतिकता उत्पन्न हो जाएगी। इस संबंध में मुरे ने लिखा है, यदि बेंथम के मतानुसार हम सेवा अंतःकरण को स्वीकार नहीं करते तो नैतिक और अनैतिक कार्य का कोई भेद नहीं रहेगा, केवल उपयोगी और अनुपयोगी कार्य ही रहेंगे। व्यक्ति और समाज की उपयोगिता में भी अंतर रहता है। आलोचकों का यह मानना है बेंथम केवल अपने उपयोगिता सिद्धांत द्वारा व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। बेंथम यह नहीं समझते हैं व्यक्ति और राज्य के हितों के बीच भी संघर्ष हो सकता है। बेंथम ने यद्यपि यह माना है अलग अलग व्यक्तियों के योग से राज्य और समाज के हितों का योग किया जा सकता है, पर यथार्थता यह है राज्य का हित अक्सर व्यक्ति के हित का विरोधी होता है और यह व्यक्तिगत हितों का कुल योग कभी नहीं होता। यदि व्यक्तिगत हितों को प्रधानता दी जाएगी तो सत्तारूढ़ बहुमत
के सुखों को अल्पमत पर लादना होगा। मैक्सी के अनुसार जहाँ कहीं भी उन्हें दोनों के बीच चयन का अवसर मिलता है, व्यक्तिवादी हितों को ही प्राथमिकता मिलती है और वे दोनों के मध्य संतुलन स्थापित नहीं कर सके। बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम प्रत्येक मनुष्य के सुख का नहीं वरन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का ध्यान देता है। वह प्रत्येक रूप से समाज की बहुसंख्या को अल्पसंख्यकों को कुचलने तथा अत्याचार करने का अधिकार है। मतलब ये हुआ, बहुसंख्यक चाहे जैसा चाहे वैसा करे। यदि इस बात का मान लिया जाए, यह अत्याचारी शासक को प्रजा पर तब तक अन्याय और अत्याचार करने का अधिकार मिल जाएगा जब तक तो वो कार्य को बहुसंख्यकों को अधिकतम आनंद देने वाला सिद्ध नहीं कर देता। इसलिए बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने का विचार मिलता है। साध्य से साधन का मूल्यांकन करने का सिद्धांत है। बेंथम उपयुक्तवाद का सिद्धांत साधन पूर्व अपेक्षा करता है। वह सुख रूपी साध्य की ओर दौड़ में उड़ता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण। मानव प्रकृति को बेंथम ने इतना सरल कर दिया कि उसने गणकीय संख्या, गण, जोड़, बाकी, गुणा, भाग द्वारा रखने का प्रयत्न किया है। वह हित, लाभ, सुख, अच्छा, प्रसन्नता शब्दों को पर्यायवाची मान लेता है, क्योंकि मानव प्रकृति इतनी सरल नहीं है। उपयुक्तवादी दर्शन राजनीतिक दर्शन न होकर के शासन का दर्शन है। बेंथम के उपयुक्तवाद का सिद्धांत राजनीति के दर्शन न होकर के शासन का दर्शन बन गया है। उपयुक्तता सिद्धांत के आधार पर उसके द्वारा जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया वह शासन के कार्यों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन नहीं करता है। मौलिकता का अभाव। आलोचकों का यह मानना है बेंथम का उपयुक्तवाद का सिद्धांत मौलिक नहीं है। वो फ्रांसीसी, हचेसन, कैम्बरलैंड और प्रिस्टले के विचारों को अपने सांचे में ढालने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ तक है उसके दर्शन का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख भी फ्रांसीसी हचेसन से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार ये मान सकते हैं बेंथम के उपयुक्तवाद की आलोचना निम्नलिखित विचारकों ने को इस तरह से की है और उसके अंतर्गत ये मैंने आपको बताए हैं। सुखवादी मानता है केवल अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख भी संगत है। भौतिक सुख भौतिक नामकरण मानसिक भी होते हैं। सुखों का गुणात्मक भेद की उपेक्षा की है। सुखों को मापा नहीं जा सकता। नैतिकता की उपेक्षा की है। व्यक्ति और समाज की उपयुक्तता में भी अंतर है। बहुमत के अत्याचार को बढ़ावा देते हैं और मौलिकता का भी अभाव रहता है। इस तरह बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत की हम आलोचना करते हैं।